तो देखते हैं। उड़ीसा में चक्रवात 18 अक्टूबर 1999। फ्रेंड्स, उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात आया था, तो जिसकी पवन वेग मतलब जिसकी स्पीड कितनी थी 200 किलोमीटर पर हावर, मतलब प्रति घंटे 200 किलोमीटर की रफ्तार से आया था। और इस जो चक्रवात है उसने 45,000 भवनों को मतलब घरों को तहस नहस कर दिया और 7 लाख लोग बेघर हो गए। ठीक है। और उसी साल मतलब 1999 में ही 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटे का एक जो चक्रवात है वो फिर से आया और इसके साथ ही मतलब 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। ठीक है। तो जिसने हजारों लोगों को मतलब घर से बेघर कर दिया और सैकड़ों लोग मतलब अपनी जान गंवा दी उसमें, और बहुत ज़्यादा जन और धन दोनों की हानि हुई। और ये जो चक्रवात है उससे खेती किसानी मतलब कृषि, परिवहन और संचार, विद्युत सप्लाई, इन सब को बहुत अधिक प्रभावित किया था। ठीक है। तो इससे उड़ीसा में बहुत ज़्यादा जन धन की हानि हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये चक्रवात होते क्या हैं, आप बता सकते हो चक्रवात होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? तो चलिए इसी को हम इस चैप्टर में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो चक्रवात को जानने के लिए पहले हमें वायु को जानना पड़ेगा। हमने लास्ट चैप्टर में मतलब क्लास 6 के चैप्टर्स में देखे थे कि वायु क्या होती है ना। हमारे चारों ओर वायु है, हमने जाना था। तो हम इसी तरह से कुछ और जानेंगे वायु के बारे में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन क्या है? तो गतिशील वायु ही पवन है। ओके, तो चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट चैप्टर्स में पढ़े थे उससे कुछ अलग ही प्रकार का पढ़ने को मिलेगा आपको इसमें। हम इसमें वायु के द्वारा मतलब कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं उसको देखेंगे कि वायु के क्या क्या प्रभाव हैं उसको जानेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा 8.1 है वायु दाब डालती है। ये देख रहे हो आप, वायु दाब डालती है। हमारे आसपास की वायु क्या करती है? दाब डालती है, मतलब प्रेशर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग कैसे उड़ती है? तो जिस ओर वायु चलती है तो पतंग जिस ओर उड़ता है, तो क्या हम जिस ओर हवा चल रही है उसी ओर तो उड़ा सकते हैं पतंग को? उसके विपरीत दिशा में उड़ा सकते हैं क्या? नहीं ना। और जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं तो जिस ओर हवा चल रही है उस ओर चलाने में हमें आसानी होती है, पर हवा के विपरीत दिशा में अगर चलाएं तो वायु क्या है? एक दाब डालती है जो कि हमारी गति को रोकती है। ठीक है। मतलब हम साइकिल नहीं चला सकते उस दिशा में। जैसे कि नाव है, नाव चलाते हैं तो नाव जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में सुगमता से चलेगी, लेकिन हम हवा के विपरीत दिशा में कठिनाई होगी हमको आगे बढ़ने में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायु जो है दाब डालती है। तो इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टीन का डिब्बा लिया हुआ है जिसके अंदर आधे पानी भरी हुई है। ठीक है। तो और ये नीचे लैंप जल रही है जिससे ये पानी उबलना शुरू हो जाता है। जब ये पानी थोड़ा सा उबलना शुरू हो जाएगा, मतलब काफ़ी उबलना शुरू हो जाएगा, तो हम इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देते हैं। ठीक है। अब ढक्कन लगाने के बाद इस टीन के डब्बे को ये लैंप बंद कर देंगे और टीन के जो डब्बा है उसको ठंडा करने के लिए वाश बेसिन के नीचे रखेंगे, या फिर ये इस तरह से कोई पानी जो है सॉरी इस टीन के डब्बे के ऊपर डालेंगे। तो फिर हम क्या देखते हैं कि टीन का डिब्बा जो है पिचक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। फ्रेंड्स, गर्म जल से भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है, ये जो डिब्बा है इसमें गर्म जल भरी हुई है, इसको ठंडा किया जा रहा है। तो जब डिब्बे पर पानी डाला गया तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो गई। संघनन आप जानते ही हो, भाप का फिर से पानी बनना, यही संघनन कहलाता है, जिससे भीतर वायु की मात्रा कम हो गई। मतलब ये जो डिब्बा है उसके अंदर जो वाष्प थी
भाप थी वो फिर पानी में बदल गई, तो उसके अंदर वायु की मात्रा कम हो गई, है ना। तो भीतर की वायु का दाब बाहर की वायु के दाब से कम हो गया, मतलब जो अंदर है उसके अंदर प्रेशर बहुत कम हो गया, ठीक है। जैसे कि प्रेशर कुकर में होता है ना, तो उसके अंदर का दाब बहुत ही कम हो गया। इसी अंतर के कारण डिब्बा पिचक गया। आप कई बार देखे होंगे ऐसा, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायु दाब डालती है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है 8.2। क्या है? पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। मतलब जो पवन मतलब हवा का वेग अगर बढ़ाएंगे तो वायु दाब घट जाएगा। तो इसको भी एक प्रैक्टिकल के द्वारा देखते हैं। आप देख रहे हो ये लड़का जो है एक बॉटल रखा हुआ है जिसमें एक गोला मतलब कोई कागज़ का टुकड़ा है जिसको गोल बॉल के रूप में बना के इसके अंदर डाल दिया है और इस बोतल में फूंक मार रहे हैं। तो बोतल में फूंक मार रहे हैं जिससे जो बाहर की वायु है उसका वेग जो है अधिक है, मतलब ये जो मुंह से वायु निकल रही है उसका वेग अधिक है, जबकि बोतल के अंदर में जो वायु भरी हुई है तो मतलब इसका वेग अधिक है, जो बाहर वायु फूंक रहे हैं उसका, लेकिन इस बोतल के अंदर वायु दाब अधिक है, ठीक है। मुंह से जो वायु निकल रही उसका वेग अधिक है, लेकिन इस बोतल के अंदर वायु का प्रेशर अधिक है। तो बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर धकेल देती है। मतलब ये जो बोतल के अंदर जो ये गेंद मतलब कागज़ का जो गेंद डाला हुआ है वो अंदर की जो वायु है वो उसको ढकेल देगी और ये जो गेंद का ये जो गोला है वो अंदर न जाके बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि वायु का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। फ्रेंड्स, आपने कभी एक खेल खेला होगा, जैसे कागज़ की लंबी पट्टी लेते हैं और उसको मुंह में रख कर फूंकते हैं, तो फूंकने से क्या होता है वो जो कागज़ की पट्टी होती है वो ऊपर उठने लगती है, उड़ने लगती है। बच्चे ये खेल बहुत खेलती हैं, है ना। तो ये किस कारण से होता है, बता सकते हैं आप किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स, ये जो बाहर की वायु है जो हम मतलब मुंह से फूंक मार रहे हैं, तो जो बाहर की वायु है वो उसका वेग ज़्यादा है, लेकिन जो पट्टी है वो नीचे झुकी हुई है और हम जब इसमें फूंक मारते हैं तो वायु के वेग बढ़ने के कारण ही ये जो कागज़ की पट्टी है वो ऊपर उठने लगती है, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि ऐसा क्यों होता है? तो हम कह सकते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में घट जाता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ हवा चलती है तो घर के जो ऊपर छप्पर या झोपड़ियों के छत होते हैं वो उड़ने लग जाते हैं, है ना। और जो टीन या शेड होते हैं वो कभी कभी हवा के साथ उड़ भी जाते हैं। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि हवा के कारण, हवा का वेग बढ़ने के कारण जो वायु दाब है वो कम हो जाता है, जिससे जो टीन वगैरह हैं वो ऊपर उठने लगते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। और इस प्रैक्टिकल से सिद्ध भी हो जाता है जो हमने पढ़ा वो, कि पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। मतलब इस बॉटल में अधिक वायु दाब है तो ये कागज़ जो है निकल कर बाहर आ जाएगा, तो कम वायु दाब की क्षेत्र की ओर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 8.3। इसमें क्या है, इस सेट कर लेते हैं पहले। हम 8.3 देखेंगे। गर्म किए जाने पर वायु में प्रसार होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि वायु को गर्म करने पर वो उसमें प्रसार होता है, मतलब वो फैलती है, ठीक है। तो इसको 3 बीकर लिए हैं 3, और इसके अंदर 3 परख नली या फिर क्वथन नली बोलते हैं जिसको, वो लिया गया है और इसके ऊपर ये गुब्बारा लगा दिया है, ठीक है। इसके अंदर ये गुब्बारा बांध दिए हैं, इसको कसकर बांध देते हैं टेप से, और फिर ये गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली। फ्रेंड्स, इसको एक
ये फर्स्ट वाली है, इसको बहुत अधिक गर्म जल में डुबा के रखते हैं और इसको बर्फ वाले जो पानी है उसमें डुबा के रखते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये जो गर्म जल में डूबी क्वथन नली है मतलब टेस्ट ट्यूब है, वो उसका गुब्बारा फूल जाता है। ठीक है, और ये ऊपर उठ जाता है। फिर ठंडे जल में जो डूबी हुई है उसको देखते हैं, उसमें क्या होता है। तो इसमें जो है ये जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो गुब्बारा लगा है वो अंदर चिपक जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। तो इससे प्रूफ होता है कि हम वायु को गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है। ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वायु भरी है वो गर्म पानी की वजह से गर्म हुआ और उसमें प्रसार हुआ, जिसकी वजह से ये गुब्बारा फूल गया। और ये ठंडे पानी में जो टेस्ट ट्यूब रखे हैं उसके अंदर जो वायु भरी हुई है वो सिकुड़ गई, मतलब गर्म करने पर वायु फैलती है और ठंडी वायु सिकुड़ती है। ठीक है, तो ये प्रूफ होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर 2 कागज़ या प्लास्टिक की थैलियाँ लेते हैं और उसको इस तरह से तराजू की भांति लटका देते हैं एक रस्सी से बराबर, ताकि दोनों ओर बराबर रहें। फ्रेंड्स, यहाँ पर तो दोनों बराबर हैं, बिल्कुल दोनों पॉलीथीन जो हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। पर अब इसमें एक के नीचे मोमबत्ती जला देते हैं। तो मोमबत्ती जलाने के बाद क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वायु गर्म होने पर ऊपर उठती है ना। तो जैसे ही मोमबत्ती की लौ जो है वो जलती है और ऊपर उठती है, तो वायु क्या है, वायु भी गर्म होता है और इस पॉलीथीन के अंदर चला जाता है। तो जैसे ही वह पॉलीथीन के अंदर जाता है तो थैली को ऊपर उठा देता है और इस जो तराजू टाइप का जो बना हुआ है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। मतलब ये जो है इसमें जो ठंडी वायु है वो नीचे हो जाएगी और जो गर्म वायु भर चुकी इस थैली में वो ऊपर उठ जाएगी। तो इससे यह प्रूफ होता है कि वायु गर्म होने पर ऊपर उठती है। ठीक है, हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपने मोमबत्ती वगैरह जलाया है तो आप देखे होंगे कि धुआं हमेशा ऊपर ही उठता है ना। वो नीचे क्यों नहीं जाता, क्यों इसलिए नहीं जाता क्योंकि जब मोमबत्ती जलती या अगरबत्ती जलती है तो वहाँ पर की वायु गर्म हो जाती है और धुएं के साथ ऊपर उठने लगती है। ठीक है, तो इससे भी प्रूफ होता है कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर जाना कि वायु के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कि वायु किस तरह से दाब डालती है और वायु का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, ये भी जाना। और गर्म किए जाने पर वायु में प्रसार होता है, ये जान लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। 8.4 पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि पवन धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, मतलब पवन जो है वायु बहती किस कारण से है सॉरी। तो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में जानेंगे जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। और ये स्थितियाँ क्या क्या हैं। तो ये पहला है क, भूमध्य रेखी और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। फ्रेंड्स, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि ये जो पृथ्वी है और ये क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखी, मतलब ये मध्य भाग है पृथ्वी का और ये ध्रुवीय क्षेत्र है। ये दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो आपने भूगोल में मतलब जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में अधिकतम सूर्य की ऊष्मा मिलती है, मतलब टेम्परेचर बहुत अधिक होता है इस जगह पे, है ना। तो इन 2 क्षेत्र हैं, उसमें पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। मतलब यहाँ पर के जो वायु है, इस सतह की जो वायु है वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, गर्म होकर ऊपर उठती है। और वायु जो ठंडी वायु है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित, मतलब दोनों ओर स्थिर 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के दोनों क्षेत्रों के दोनों क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। मतलब
ये जो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ की वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी, और जो ध्रुवीय क्षेत्रों की वायु है, मतलब यहाँ की वायु है वो ठंडी होती है। तो इस क्षेत्र की वायु जब ऊपर उठने लगती है तो इसका जगह लेने के लिए ये जो वायु है वो नीचे आने लगती है, ठीक है। तो जो ये 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के जो क्षेत्र हैं वो भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाते हैं। इस प्रकार जो पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं वो उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, ठीक है। ये भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं और ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों से वायु अधिक ठंडी होती है, ठीक है। यहाँ पर की वायु इससे ठंडी होगी, ठीक है। 30 डिग्री में थोड़ी गर्म होगी और यहाँ पर ठंडी होगी 60 डिग्री पर। ओके फ्रेंड्स, तो इन क्षेत्रों की वायु गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसके स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु इस ओर प्रभावित होने लगती है। तो इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों की ओर होता है, जैसा कि आपने ये चित्र में देखा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों में असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये पृथ्वी पर असमान तापन के कारण वायु प्रवाह का पैटर्न तो आप देख रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। और ये जो वायु की प्रवाह है दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी घूमती है जिसके कारण ये परिवर्तन होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हमने क्या देखा, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान रूप से गर्म होना, ये देखा हमने। ये जो ये का है वो देखा। अब देखेंगे ख, मतलब ये है ख, थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। फ्रेंड्स, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि समुद्र समीर और थल समीर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, थल जो है मतलब स्थल जो है, पृथ्वी का स्थल मंडल जो है वो जल की अपेक्षा जल्दी से गर्म होता है ना। और यही हमने समुद्र समीर और थल समीर में पढ़ा था कि दिन के समय जो पृथ्वी की सतह है वो जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र की जो ठंडी हवा है वो जो पृथ्वी की मतलब धरातल की गर्म हवा जब ऊपर उठने लगती है तो उस जगह को भरने के लिए समुद्र की ठंडी हवा स्थल की ओर चलने लगती है, जो कि समुद्र समीर कहलाती है। और थल समीर क्या कहलाती है? रात के समय जब समुद्र अधिक गर्म हो जाता है और स्थल की हवा ठंडी हो जाती है उस टाइम पे, है ना। जो इस पे मतलब स्थल मंडल है वो ठंडी हो जाती है और समुद्र का जल जो है गर्म हो जाता है और ऊपर उठने लगता है। तो समुद्र की जो ठंडी स्थल की जो ठंडी हवा है वो समुद्र की ओर बहने लगती है, तो इसी को थल समीर कहते हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर में डायग्राम के माध्यम से समझा था। तो फ्रेंड्स, और यही जो है मानसून का कारण, यही जो थल समीर और समुद्र समीर होता है, इसी के कारण मानसून आता है। अब ये आगे यहाँ से देखते हैं। मैं ये पॉइंट ऊपर लिखना चाहिए था मुझे, पर मैं उस टाइम भूल गई थी तो मैंने ये नीचे नोट कर दिया। फ्रेंड्स, अब देखते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। फ्रेंड्स, ये मौसम जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? ऋतु होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा शीतकाल में पवन प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है। फ्रेंड्स, शीतकाल में स्थल मंडल जो है ठंडा, काफ़ी ठंडा होता है ना। तो उस टाइम पे जो पवन प्रवाह की दिशा है वो विपरीत हो जाती है और यह थल से समुद्र की ओर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स,
हमने लास्ट चैप्टर में ये भी जाना था कि वर्षा कैसी होती है और समुद्र के जो जल हैं वो कैसे भाप बन के उड़ते हैं, बादल बन के फिर से बारिश होती है। तो ये जो जल वाष्प हैं वही वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं, बूंदे के रूप में, जिसको हम बारिश बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये जो बारिश है या फिर ये सारी परिस्थितियां हैं तो वो कुछ प्राकृतिक घटनाएं, मतलब ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिससे कभी कभी आपदाएं आती हैं, जैसे कि बाढ़ वगैरह है ना। तो इनसे मनुष्य और जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के लिए काफ़ी संकट उत्पन्न हो जाता है। तो हम फ्रेंड्स ऐसे ही 2 घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो पहला है तड़ित या झंझावात, ठीक है, और दूसरा है चक्रवात। तो चलिए शुरू करते हैं। तड़ित क्या होता है देखते हैं। एट 8.5 है तड़ित, झंझा और चक्रवात, ठीक है। फ्रेंड्स तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म और आर्द्र मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर पैदा होते रहते हैं, जो कि ताप की वृद्धि होने के कारण होते हैं, है ना। और ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर उठती हुई जो पवन है, मतलब जो वायु है वो प्रबल हो जाती है, मतलब काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। और पवन वायु में पहले से ही विद्यमान जो जल की बूंदें हैं उसको अपने साथ ऊपर ले जाती हैं, जहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण वो जम जाती हैं और पुनः नीचे गिरने लगती हैं, ठीक है। तो ये जो गिरती हुई जल की बूंदें हैं वो तीव्र वेग से ऊपर उठती हैं। ये जो गिरती हुई बूंदें हमें तीव्र वेग से ऊपर उठती हैं और वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, जिसे तड़ित कहते हैं, ठीक है। और इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम तड़ित या झंझावात कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो पानी जो है, पानी की बूंदें हैं वो बहुत अधिक जो वायु है, तीव्र वायु है, उसके साथ ऊपर उठती हैं और वहाँ पर मतलब परस्पर वायु के साथ क्रिया करके मतलब उनके बीच में घर्षण होता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है, या फिर तड़ित जिसको बोलते हैं, वो बिजली चमकना यही होता है, ठीक है, जिससे काफ़ी बहुत अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है और इसी घटना को हम तड़ित या झंझावात कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अब देखेंगे कि ये जो तड़ित या झंझा है ये चक्रवात कैसे बन जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि जो जल जो है द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होती है, जिसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ना, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ये क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है, मतलब जब जो पानी है वो वाष्प में बदलती है या संघनित होती है तो जो उसमें ऊष्मा जो होती है वो क्या वापस वायु में मिल जाती है। तो इसी को आगे जानेंगे फ्रेंड्स। बादल बनने से पहले जल वायुमंडल में ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित होती है, हमने पहले पढ़ा। तो जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती हैं तो यह जो ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त करती हैं, तो निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से जो आसपास की वायु है वो गर्म हो जाती है। मतलब जो जल वाष्प है वो जब ऊष्मा निर्मुक्त करती है, मतलब टेम्परेचर को त्यागती है, मतलब तो जो उसके आसपास की वायु है वो गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है, ठीक है। अब इसी के फलस्वरूप क्या होता है, तड़ित या झंझा की केंद्र का जो वेग है वो वायु में गति करने लगती है, ठीक है। और इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती, मतलब यही घटना कई बार दोहराई जाती है और घटनाओं की इसी श्रृंखला को अंत में बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे मतलब क्षेत्र का निर्माण होता है जिसके चारों ओर बहुत वेग की वायु की अनेक परतें, मतलब वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं, ठीक है। मौसम की इसी स्थिति को चक्रवात कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि नाम से ही पता चलता है हमको चक्र मतलब घूमना, वात मतलब वायु का गोल गोल घूमना, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, यही चक्रवात कहलाता है। वायु वेग और वायु की दिशा क्या है, चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक है। मतलब वायु की वेग कि वायु जितनी अधिक वेग से होगी और वायु की दिशा
तो यही चक्रवात के जो तापमान और उसकी आर्द्रता है उसमें वृद्धि करने वाले कारक हैं, मतलब उसके घटक हैं समझिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये चित्र के माध्यम से समझेंगे। आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो ये क्या है, ये चक्रवात की संरचना है, ठीक है, कि चक्रवात का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स ये एक चक्रवात है जिसका केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। ये जो आप बीच में देख रहे हो ये एक शांत क्षेत्र है, ठीक है। तो और इस क्षेत्र का क्या नाम है, इस क्षेत्र को नेत्र कहा जाता है, ठीक है। ये झंझा का जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र, इसको नेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है। ये जो चक्रवात है ये जो शांत क्षेत्र है इसके चारों ओर जो तेज वायु होती है वो घूमते रहती है, ठीक है, जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ये आप देख रहे हो, ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई है, तो यहाँ तक कि ये पाया जाता है, ठीक है, 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 सेंटीमीटर तक की होता है। आप देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 10 से 30 किलोमीटर, सॉरी मैं किलोमीटर बोल रही थी, सेंटीमीटर बोल गई थी, सॉरी, ये 10 to 30 किलोमीटर होता है, ओके। तो यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई बादल नहीं होते, ये बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है, ओके। और इसमें पवन का वेग न्यून होता है फ्रेंड्स, इस जगह पे पवन का जो वेग है वो बिल्कुल कम होता है, ठीक है, कोई अधिक वेग नहीं होती यहाँ पर। और इस शांत और स्पष्ट नेत्र के ये जो शांत क्षेत्र है इसके इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप के बादल क्षेत्र होते हैं, ठीक है, बादल का क्षेत्र होता है। ये जो आप देख रहे हो इसके चारों ओर 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है, ठीक है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवनें, मतलब इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवनें चलती हैं जो कि 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की, और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर सघन वर्षा वाले बादल होते हैं। और फ्रेंड्स इस क्षेत्र के परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है, मतलब इससे इस साइड का और इस साइड का पवन वेग बहुत कम होता है, ओके। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम बहुत अधिक जटिल होता है फ्रेंड्स। ये जो चक्रवात है इसकी उत्पत्ति का जो प्रक्रम है वो बिल्कुल जटिल होता है। इसके प्रतिरूप, मतलब ये डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश की। तो आप देख रहे हो ये चक्रवात के गति की दिशा, मतलब इधर से धारा प्रवाहित होगी और ये चक्रवात जो है इस तरह से ऐसे घूमता हुआ गोल 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 घूमता हुआ ऊपर की ओर उठता जाता है। यहाँ से शुरू होता है और ऐसे घूमते हुए ऊपर उठता जाता है। ये देख रहे हो राउंड राउंड घूम रहा है, तो ये ऊपर की वायु है, यहाँ से ऊपर उठती हुई जा रही है ये वायु, तो यही ऊपर उठती हुई वायु है। और ये यहाँ पर ये नीचे जाती हुई वायु, जो ऊपर की वायु है वो नीचे आएगी, ठीक है। और इस दिशा में चक्रवात की गति होती है यहाँ से, ठीक है। ये झंझा क्रमिक रूप से बढ़ते हुए, इस तरफ से झंझा बढ़ते जाएगी और झंझा क्रमिक रूप से घटते हुए इस तरफ से जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इसी क्षेत्र को प्रभंजन पवन कहते हैं, ओके। यहाँ पर मैंने लिखा है तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जो मैंने चित्र के माध्यम से समझाया सेम वही यहाँ पर लिखा हुआ है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, ये वाला, जिसे नेत्र कहते हैं। चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेज गति से घूर्णन करता हुआ पिंड होता है जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है। पवन का वेग न्यून होता है। इसके इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल क्षेत्र होता है। यहाँ उच्च पवन वेग 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे और सघन वर्षा वाले
घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है। जो हमने चित्र में देखा सेम वही है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखेंगे कि 8.6 चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। फ्रेंड्स आप सब जानते हो कि चक्रवात कितने विनाशकारी होते हैं, है ना। और तेज पवन समुद्र के जल के तटों की ओर धकेल देती हैं, ठीक है। जो चक्रवात है उस मतलब इतना तेज होता है कि इसके जो तेज पवन है वो समुद्र के जो तट है उनके जल को तट की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं, ठीक है। ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इसके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। ओके, चक्रवात के यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी होते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती हैं, ठीक है। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, चक्रवात के नेत्र में 3 से 12 मीटर तक की ऊंचे लहरें उठती हैं जो कि दीवार की तरह दिखाई देती हैं। और ये तटीय क्षेत्रों में इसका जो पानी है वो प्रवेश कर जाता है, जिससे काफ़ी जन धन की हानि होती है ना। तो फ्रेंड्स, इसको अमेरिका महाद्वीप में इसे हैरिकेन, फिलीपींस जापान में टाइफून कहा जाता है, ठीक है। चक्रवात को ही फिलीपींस और में टाइफून कहा जाता है और अमेरिका महाद्वीप में हैरिकेन कहा जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि टोर्नेडो क्या होता है। टोर्नेडो भी चक्रवात की तरह बहुत ही विनाशकारी है और यह गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं जो कि बिल्कुल बहुत तेज गति से घूमते हुए आते हैं। और इसका वेग कितना होता है, तो 300 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे भी काफ़ी जन धन की हानि होती है। ये पूरे जन समूह को ही उड़ा के ले जाते हैं अपने साथ में। तो फ्रेंड्स, इससे बचने के उपाय क्या हैं। 8.7 में देखेंगे कि प्रभावी सुरक्षा उपाय। इन सब से बचने के लिए सबसे पहला है चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। फ्रेंड्स, ऐसी सेवा उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि पूर्वानुमान लगाया जा सके कि कब चक्रवात आने की संभावना है। और जो नाविक लोग हैं या फिर जो समुद्री यात्रा करते हैं उन लोगों को इसकी चेतावनी पहले से दी जा सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है चक्रवात संभावित क्षेत्रों में आश्रयों का निर्माण, राहत कार्य। तो फ्रेंड्स, जो क्षेत्र संवेदनशील है चक्रवात के प्रति उन क्षेत्रों में आश्रय स्थलों का निर्माण करना चाहिए जिससे कि आपदा आने के टाइम पे लोगों को वहाँ सुरक्षित रखा जा सके। और राहत कार्य की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि प्रशासन की ओर से सहायता प्राप्त होनी चाहिए, इसके लिए तभी कुछ किया जा सकता है। और जो सामाजिक जो वहाँ पर आसपास के लोग रहते हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उनको भी बचने के लिए माने जैसे कि अपने घरेलू साज सामान के पालतू पशु है, वाहन है, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रबंध करना चाहिए। जैसे कि जलमग्न सड़क है उन पर चलने से बचना चाहिए, है ना, क्योंकि सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। और आपातकालीन सेवाओं में जैसे पुलिस है, अग्निशमन दल है, चिकित्सा केंद्र है, उनके टेलीफोन नंबर अपने साथ रखने चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी सावधानियां, जैसे कि अगर चक्रवात या तूफान प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर ऐसे जल को नहीं उपयोग करना चाहिए क्योंकि वो संदूषित हो सकते हैं, है ना। आपात स्थिति के लिए ऐसे जल का संग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जैसे अगर बाढ़ वगैरह आया हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो गीले स्विच और खंभों जो टूटकर गिरे हुए हैं उनको नहीं छूना चाहिए, है ना। और जैसे कि कई लोगों का शौक़ होता है, आजकल तो सेल्फी का ज़माना है, तो कई लोग मनोरंजन के लिए ऐसे बाढ़ या चक्रवात वाले प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण करने जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए, है ना। और बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की पूर्ति के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। जो बचाव कर्मचारी होते हैं उनको अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने पड़ोसियों और मित्रों की जितनी हो सके उतनी सहायता देनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुए सुरक्षा के उपाय। अब देखते हैं 8.8 उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई। फ्रेंड्स,
आज जो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि उपग्रहों और रडार जैसी चीज़ें हमारे जीवन में सम्मिलित हो गई हैं, तो उपग्रहों तथा रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है, जिनके माध्यम से मतलब ये पूर्वानुमान लगाना, मौसम की जानकारी देना और चक्रवात वगैरह के बारे में मॉनिटर करना आजकल काफ़ी आसान हो गया है। इससे मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं, तो पिछली शताब्दी में मतलब 19वीं शताब्दी में ऐसा नहीं था कि सूचना दिया जा सके किसी को, तो वहाँ पर जो आसपास के रहने वाले हैं वो उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, है ना। पर अभी ऐसा जो रडार है, उपग्रह है, उनके माध्यम से ऐसी सुरक्षा प्रणाली आ चुकी है जिससे हम घर में बैठे हुए जान सकते हैं कि कब बाढ़ आ सकता है ना, या कब परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। तो और इसकी जानकारी हमें 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले ही मिल जाती है, ठीक है। तो उससे निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में हमने जाना कि चक्रवात, तूफान और जो पवन है वो चक्रवात या तूफान में कैसे परिवर्तित होती है, किस तरह से विनाशकारी सिद्ध होती है, कैसे उससे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में जाना। फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब चलिए क्वेश्चन की बारी आती है, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, मेरा पहला क्वेश्चन है, पवन के वेग को किससे मापा जाता है। आपको बताना है कि पवन का वेग किससे मापा जाता है, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। तो पहला है चेन्नई, दूसरा है बेंगलुरु या मंगलोर बोलते हैं जिसको, तीसरा है अमृतसर, चौथा है पुरी। आपको बताना है कि इनमें से किस जगह पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोग PDF की मांग कर रहे हो, तो अभी आप लोगों को पता है कि मयंक सर की तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कराने की भी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।